नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक चुनाव आयुक्त 65 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। 65 साल। अगर उनकी नियुक्ति मान लीजिए 58 साल की उम्र में हो जाती है, 59 साल की उम्र में हो जाती है, तो फिर वो अगले 6 सालों के लिए चुनाव आयुक्त के तौर पर काम कर सकते हैं। ये कहानी इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि विवेक जोशी की नियुक्ति में यही बात देखी जा रही है। साल 2025 में उनकी नियुक्ति हुई है। वो आईएएस अधिकारी के तौर पर इस वक्त हरियाणा सरकार में सेवा दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति अगले चुनाव आयुक्त के तौर पर हुई है क्योंकि वहां राजीव कुमार के रिटायरमेंट से जो आज हुई एक वैकेंसी हुई थी, वो शपथ ले लेंगे और शपथ लेने के बाद वो 65 साल की उम्र तक आईएएस के रूप में रिटायर करते तो वो 60 साल आईएएस के तौर पर काम करते। लेकिन अब चूंकि चुनाव आयुक्त के तौर पर काम करेंगे तो 65 साल तक काम करेंगे। और जानते हैं उनका कार्यकाल कब पूरा होगा? उनका कार्यकाल पूरा होगा साल 2031 में, 2031। हम लोग साल 2025 में ये बात कर रहे हैं। यानी कि नाम से परिचित हो जाइए, विवेक जोशी, जो कि रहेंगे साल 2031 तक। 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार, वो तो पहले से सेवा दे रहे हैं और उनकी जो रिटायरमेंट है वो भी कोई बहुत जल्दी नहीं होने वाली है। 26 जनवरी 2029, हम लोग 2025 में बातें कर रहे हैं, 26 जनवरी 2029 तक उनका कार्यकाल, मतलब ये कि 22 चुनाव उनके निगरानी में होने जा रहे हैं। 22 इलेक्शंस वो ओवरसी करेंगे ज्ञानेश कुमार, जो कि बुधवार को शपथ लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर। ये बुधवार का दिन बड़ा खास होने जा रहा है क्योंकि बुधवार को जहां आपको 2 चुनाव आयुक्त अलग अलग जिम्मेदारियां लेते दिखाई पड़ेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार शपथ लेंगे, विवेक जोशी शपथ ले सकते हैं चुनाव आयुक्त के तौर पर, और संधू साहब तो वहां पहले से हैं ही, और 3 मेंबर बॉडी कंप्लीट होती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई यानी कि 19 फरवरी को सुनवाई, जिसके बारे में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाए और जो सीट खाली हो रही है उसके लिए एक चुनाव आयुक्त का चयन किया जाए 17 फरवरी की, तो उस बैठक में पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यही कहा कि 19 फरवरी को सुनवाई है तो आप 48 घंटे इंतजार करिए और जो भी फैसला आता है, क्योंकि यह मामला तो काफी दिनों से चल रहा है, कुछ आदेश भी पारित किए हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। और मामला तो आप सब जानते हैं, मामला यही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में कहा था होना चाहिए। सरकार ने दिसंबर 2023 में नया कानून ला दिया, कहा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक मंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 मेंबर की ही सिलेक्शन कमेटी है। कांग्रेस को लगता है चीफ जस्टिस को होना चाहिए और उनके नेताओं ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, और भी कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने फाइल किया था। उसकी सुनवाई 19 फरवरी यानी कि बुधवार को है। तो बुधवार को एक तरफ जहां पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ लेंगे, भारतीय जो चुनाव आयोग है, इंडियन इलेक्शन कमीशन, उसको एक नया मुखिया मिलेगा, और चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह के आक्षेप लगते रहे हैं, विवाद होता रहा है, क्या वो राजीव कुमार के साथ खत्म हो गया? इस उम्मीद के साथ अगर हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है और वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं, सब लोग इंतज़ार इस बात की करेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कहने जा रहा है
जो कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को प्रभावित कर सकता है। दरअसल कहानी 12 फरवरी से शुरू होती है। 12 फरवरी को ये केस, जो कि 19 फरवरी को सुनी जाएगी, सुना जाना था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में यूं होता है कि बहुत से केसेस लगे रहते हैं, उसमें बहुत से केसेस में जज साहिबान जब सुनवाई करते हैं तो कई दफ़े ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आइटम नंबर 40, 50 या 60 है, तो फिर उतने केसेस तो टेकअप हो ही नहीं पाते हैं। किसी केस में मान लीजिए ज़्यादा समय लग गया, किसी केस में 4 मिनट लगे, किसी केस में 40 मिनट लग गया। तो दिक्कत ये होती है कि फिर वो अगली तारीख में चला जाता है। तो 12 तारीख की सुनवाई होनी थी। उस दिन आइटम जितने पे भी ये मेंशन था वहाँ तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पहुँची ही नहीं, लिहाजा सुनवाई नहीं हो सकी। मामला 17 तारीख को बैठक थी, 12 तारीख को सुनवाई थी, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब सुनवाई नहीं हो सकी तो फिर वकील साहब, जो कि कांग्रेस के इस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, प्रशांत भूषण, तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ऐसा है कि और भी कुछ संस्थाएं हैं, शायद प्रशांत भूषण उन संस्थाओं के लिए है क्योंकि कांग्रेस के जया ठाकुर के बदले में दूसरे वकील आते हैं। तो सबकी एक ही प्ली थी कि देखिए सुनवाई तो टल गई है, 17 तारीख को मीटिंग है, तो सुनवाई पहले कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 19 तारीख को करते हैं। 19 तारीख को लगाई है तारीख। अगर 17 तारीख को कोई फैसला आ भी जाता है, जो कि आ गया, तो फिर हम 19 तारीख को देखेंगे वो फैसला सही है, गलत है, या फिर जो हमें कहना होगा हम कहेंगे। अब 19 तारीख सामने है, बुधवार। एक तरफ ज्ञानेश कुमार लेंगे शपथ, दूसरी तरफ सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट कि उनकी नियुक्ति एक तरह से सही है कि नहीं है, क्योंकि 3 नियुक्तियां हुई हैं। 3 नियुक्तियां जो कि उस कानून के जरिए हुई हैं जो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को निरस्त करके बनाई गई थी। मार्च 2023 का वो आदेश जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी में रहने को कहा गया था, लेकिन जो कानून बनाया सरकार ने, उसमें सरकार ने कह दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, उनके अलावा बाकी तीनों रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री रहेंगे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि 19 फरवरी को भी जो आइटम है कोर्ट में जो लिया जाना है, उसमें चुनाव आयोग वाला मामला आइटम नंबर 41 है। आइटम नंबर 41 बहुत पीछे हो गया। 40 केस इसके पहले हैं, और अगर ये मामला बहुत ज़्यादा पीछे होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर मामला और लटक जाता है। तो आज यानी कि मंगलवार को प्रशांत भूषण साहब, जो कि इस मामले में पैरोकार हैं, सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ये गुहार लगाई कि देखिए ऐसा है कि ये आइटम नंबर 41 हो गया है, यानी कि 40 केसेस पहले सुने जाएंगे और संभावना है कि ये मामला सुना ही ना जाए। तो फिर ऐसे में तो जो केस है वो लटक जाएगा, फिर कोई तारीख पड़ेगी और फिर इस तरह से तारीखें बदलती चली जाएंगी, और जो मामला है कि चुनाव आयुक्त चुने कैसे जाएं, वो तो बस यूं ही लटकता रह जाएगा, जबकि सरकार तो चुनती चली जा रही है। 3 चुनाव हो चुके, 3 चयन हो चुका, ज्ञानेश कुमार का, संधू साहब का और विवेक जोशी का। तो इसकी सुनवाई आप सबसे पहले कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि हम सबसे पहले करेंगे सुनवाई, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ मैटर हमारे पास हैं जो अर्जेंट हैं, जिनका सुना जाना बहुत ज़रूरी है। तो कल हम सुबह शुरुआत में बुधवार को यही सुनेंगे और उसके बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम चुनाव आयोग का चयन कैसे हो, इससे जुड़ी जो याचिका है और सरकार के आदेश का विरोध करने वाली जो याचिकाएं हैं, उन सब की सुनवाई हम करेंगे। जो ज़रूरी याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई के बाद, यानी कि आइटम नंबर 41 पर नहीं सुना जाएगा, पहले सुन लिया जाएगा। यह आश्वासन मिला है। अब देखा जाए सुनवाई होती है या नहीं होती। अगर मान लीजिए सुनवाई हो जाती है तो जाहिर है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सुनवाई संभव है
और अगर कोई एडवर्स फैसला हो जाता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में, तो फिर इन 3 सिलेक्शंस का क्या होगा। लेकिन ये सब बातें जो हैं वो कयासों के दायरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहता है इस पर सब कुछ निर्भर है। लेकिन आज राजीव कुमार, उन्होंने अपना आखिरी दिन नौकरी में पूरा किया, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर जो वो पदस्थापित थे, उस कार्यकाल का वो आखिरी दिन 18 फरवरी 2025। उन्होंने आज जाते जाते जो बातें कही हैं वो आपके साथ साझा करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, उनके ऊपर तमाम सवाल उठे, उनके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस उठे। ईवीएम को लेकर उन्होंने चैलेंज किया कोई हैक करके दिखाए, लेकिन विपक्ष के दलों ने कहा कि आप छूने क्यों नहीं देते हैं, आप ईवीएम मशीन छूने अगर नहीं देते हैं, सामने केवल रख देते हैं, तो फिर ये क्या बात हुई। जो हैक करने वाला है तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो छूता नहीं है, उसके पास तो कंट्रोल होती है सारी चीज़ों की। और हमें आप कहते हैं कि दूर से हैक करके दिखाओ, तो एक तो ये विवाद का विषय रहा। दूसरा है कि अचानक वोटर कैसे बढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी वोटर बढ़ गए, विधानसभा चुनाव में भी वोटर बढ़ गए। इन आरोपों को भी उन्होंने झेला। और शेड्यूल कैसे तय करते हैं आप चुनाव का। आप चुनाव के शेड्यूल क्या ऐसे तय करते हैं जिसमें कि सरकार को फ़ायदा हो जाए। ये आरोप उन पर भी लगे, क्योंकि देखा ये गया था कि हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव पिछली दफ़ा एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार हरियाणा के पहले करा लिए गए, महाराष्ट्र के बाद में कराए गए। क्यों बाद में कराए गए। विपक्ष का कहना है कि लाड़की बहन योजना को लागू कर उसकी 3 किस्तें दे दी मौजूदा सरकार ने, जिससे कि एक माहौल बना और विधानसभा चुनाव एनडीए जीत गया, बावजूद इसके कि वो लोकसभा चुनाव हार गया था। तो क्या आप शेड्यूल तय करते हैं सत्ता पक्ष को सूट करने वाला। ये तमाम आरोप उन्होंने झेले और जाते जाते उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि मैं आखिरी दिन ये बातें कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है मामलों की, ईवीएम से जैसे जुड़ा हुआ मामला है, मान लीजिए कि वीवीपैट 100% चेक होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। ये मामला चल रहा था जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे कि जो पर्ची है उसका मिलान 100% होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि ये मामला सुना तक नहीं जाना चाहिए जब चुनाव चल रहे हों। ये गलत है, ये सही नहीं है। मामले जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, वो चुनाव अगर हो रहे हैं तो उस दौरान सुने नहीं जाने चाहिए। ये बात उन्होंने कहा है। इसकी मेरिट क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव आयोग में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एनआरआई जो दूसरे देशों में हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको वोट करने की सुविधा मिले इलेक्ट्रॉनिकली मशीनों के ज़रिए कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि वो अपने वो मताधिकार का प्रयोग अगर विदेश में बैठे हैं तो वहीं से कर लें। साथ ही साथ एक टोटलाइजर मशीन भी होना चाहिए जो सारे यूनिट्स को जोड़ने के बाद एक बटन दबाया जाए और वोट निकल कर सामने आ जाए कि कितना वोट किसको पड़ा है। ये सब तमाम ऐसी बातें हैं जिसका कि विपक्ष विरोध करता रहा है कि एनआरआई और दूर से वोटिंग, रिमोट वोटिंग और मशीनों के ज़रिए वोटिंग, इन सबों का वो विरोध करता रहा है। लेकिन राजीव कुमार साहब ने ये सब बातें कहीं और कहा यही कि जो आक्षेप चुनाव आयोग पर लगाए जाते हैं वो बड़े अनुचित हैं। जितनी मेहनत लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग करते हैं वो शायद विपक्ष को पता नहीं है। उनकी बातों को आप जैसे लेना चाहते हैं ले, लेकिन जो नई शुरुआत होने जा रही है ज्ञानेश कुमार की क्लीन स्लेट से, उनको अवसर जाहिर है मिलना चाहिए। और इस बात का उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए कि वो काम किस तरह से करते हैं। उनके सामने बहुत से चुनाव हैं, जैसा कि हमने बताया 22 चुनाव में वो सारे चुनाव आएंगे जो आपकी कल्पना में हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार चुनाव जो कि नवंबर में होना है। बिहार चुनाव के बाद आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव होने हैं। बंगाल चुनाव के बाद तमिलनाडु में चुनाव होने हैं।
तमिलनाडु चुनाव, उसके बाद पंजाब का चुनाव होना है, और ये 2026 का कैलेंडर खत्म होते ही 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। ज्ञानेश कुमार जी उत्तर प्रदेश से ही हैं। उसके अलावा और भी चुनाव, यानी कि 2029 के जनवरी में जब वो रिटायर होंगे तो देश अगले लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा होगा। और अगर मान लीजिए अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं विवेक जोशी, जो कि नए चुनाव आयुक्त हैं, तो फिर 2031 तक इन्हीं दोनों में मामला बढ़ता चला जाएगा। बीच में संधू साहब तो रिटायर हो ही जाएंगे। तो चुनाव आयोग के आसपास की ये जो बहस है, इसका सारा दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट पर है। सरकार कहती है कि आप चुनते थे कैसे, विपक्ष वालों से कहती है कि आप चुनते थे कैसे, याद कीजिए, बस प्रधानमंत्री ने तय कर दिया, चुन लिया जाता था। हम तो फिर भी एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए चुनते हैं। विपक्ष कहता है कि आप जिनको चुनते हैं सिलेक्शन कमेटी के जरिए, उसमें सिलेक्शन कमेटी के कोई मायने ही नहीं है। जब 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी में एक विपक्ष का है, 2 सत्ता पक्ष के हैं, तो चुन तो आप अपने मन से रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी आपकी, जो शॉर्टलिस्टिंग वाले लोग हैं वो भी आप ही के हैं। 4-5 नाम जो लेकर के आते हैं कानून मंत्री, उसको चुनते हैं। तो फिर पारदर्शिता कहाँ रही? समस्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो बहस है, इसकी नहीं है। असली मसला, असली समस्या इस बात को लेकर के है कि चुनाव आयोग जितना निष्पक्ष होगा, हमारी लोकतंत्र उतनी ही ताकतवर होगी। ईवीएम को लेकर के बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं। ईवीएम को लेकर के ये कहा जाता है कि इसमें हैकिंग होती है, गड़बड़ियां होती हैं। ईवीएम को लेकर के ये भी कहा जाता है कि बदलाव कर दिए जाते हैं। तमाम बातें गलत भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, कई जगहों पर तो स्पष्ट दिखता भी है, जो कि ह्यूमन एरर से ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती हैं। ऐसा लगता है कि ये जो है मानवीय भूल नहीं है, कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी एक बात जो पिछले दिनों एक नेताजी ने मुझसे कहा, वो बात मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती चली गई। उन्होंने कहा कि देखिए, साल 2000 या 1998 के पहले ईवीएम नहीं था, और उसके बाद से ईवीएम की मशीनें आई। ये बात भूल जाइए कि कौन विरोध करता है, कौन समर्थन करता है, क्योंकि आज जो विपक्ष में है वो पहले सत्ता पक्ष में था, उस वक्त समर्थन करता था। आज जो सत्ता पक्ष में है वो पहले विपक्ष में था, वो उस समय ईवीएम का विरोध करता था। इसलिए इस बात को अलहदा रखिए। इस बात पे आइए कि 1998 के पहले इस देश में वोटिंग परसेंटेज कितना था, 1998 के बाद हमारे देश में वोटिंग परसेंटेज कितना है। और पाया यही जाता है कि 40-45% वोटिंग हुआ करती थी 60, 70 और 80 के दशक में, और उसी से सरकारें बन जाया करती थी। 27-28% जो वोट लेके आते थे लोग, वो मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। आज वोटिंग होती है 60%, 70%। और ये जानते हैं कौन से लोग हैं जो वोट कर रहे हैं? वो गरीब, उपेक्षित, वंचित, जिन्हें बाहुबली वोटिंग बूथ तक आने नहीं दिया करते थे, जिन्हें कह दिया जाता कि तुम्हारा वोट पड़ गया, अब तुम जाओ वापस। कई बार वो बैलेट बॉक्सेस में इंक डाल दी जाती थी, वोट सारा खराब हो जाता था। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये ईवीएम की वजह से बढ़ा है। मैं ईवीएम के लिए पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, पर ईवीएम की भूमिका, अगर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने, अगर शोषित, दलित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक सबों को वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने में सहायक सिद्ध हुई है, तो फिर ईवीएम को करेक्ट करने की बात की जाए, पर्चियां सारी मिलान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिरकार ईवीएम को रूल आउट कर बैलेट में अगर वापस जाते हैं, तो शायद समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो फिर वोट से महरूम हो जाएगा, वोट नहीं कर पाएगा। जो आज की तारीख में 70 और कहीं कहीं 80% तक वोटिंग होती है। और वोट करने कौन जाता है? आप देखते होंगे कौन लोग होते हैं जो लाइन में, सामान्य लोग, उपेक्षित लोग। उन्हें एक बार सरकार बनाने का अवसर मिलता है 5 साल में, और वो बनाना चाहते हैं। वो सब उनके हाथ से एक ताकत जाती रहेगी। ये तो मेरी बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात क्या होती है, वो बुधवार 19 फरवरी को समझ में आएगी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखते हैं कि आखिरकार सरकार की चलती है या फिर विपक्ष की बातें असर करती हैं।
आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।